देखो, अभी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक आप लोगों को मंडे को पढ़ाएंगे, तो जो भी एब्सेंट है अपना हो सकता है तो आएगा। और चूंकि इस बैच में मान लो कि ज्यादा स्टूडेंट रहता है, और सब बैच में तो और भी कम है, 10-15 करके आ रहा है। तो लेकिन पढ़ाई बंद नहीं रहेगा, पढ़ाई चाहे कम पढ़ाई चाहे ज्यादा पढ़ाई, लाइव भी दे ही रहे हैं। जिसको पढ़ना है अपना लाइव से भी। और एक और बात है कि लाइव में अब क्रैश कोर्स हमारे पास से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो जो वो स्टार्ट होगा ना, अभी तो तुम लोगों को नहीं, अभी नवंबर की बात करें, 1-1.5 महीना भी समय, 2 महीना समय है। जब स्टार्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट अभी जुड़ गया है लैब में, उसको फ्री में लैब मिल जाएगा, ठीक है। तो लोग जो पढ़ता है, जो भी होगा उसको फुल पेड वाला को तो मिल ही जाएगा। और जो नए बच्चा होगा, बाहरी बच्चा, उस ऐप का चार्ज अब 999 रुपया करने वाले हैं मंडे से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट, और भी कोई ऐसा स्टूडेंट है, चूंकि लगातार बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ा है, और चूंकि क्रैश कोर्स भी देंगे और प्लस में जो पढ़ने वाला वो भी देंगे, इसीलिए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको जिसको अपना ले सकता है, परचेस करेगा तो ऐप को परचेस कर सकता है। अभी तो 599 रुपया ही है। अब तुम ही सोचो, 599 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ा दिए, अब इससे सस्ता क्या होगा है? हम लोगों को भी तो खर्च तो है ना जी। सारा चीज, कैमरा लगता है कि इसमें कि इतने महंगा आता है, सारा सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, नेट का चार्ज होता है। तो वो सभी मिला करके देखोगे तो एक हम एक सुविधा के लिए दिए अपने बच्चों को, अपना स्टूडेंट को तो वैसे ही जोड़ दिए थे, लगभग थोड़ा बहुत मिनिमम कॉस्ट में जो एप्लीकेशन का चार्ज है उसी हिसाब से जोड़े थे, ठीक है। तो और भी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, बाहरी स्टूडेंट भी, तो उस सबको भी अपना कि नहीं देख बोल सकते हो। उसका एप्लीकेशन चाहे से अब मंडे तक हो जाएगा, 999 रुपया कर देंगे इसी मंडे को, ठीक है। हाँ, कल नहीं, कल बंद है इसीलिए कि अभी एब्सेंट है ना। मंडे से कंटिन्यूसली चलेगा क्लास, मंडे ट्यूसडे। और चैप्टर भी शुरू हो गया, आज करा देते हैं। चलो, चैप्टर का नाम जो है अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है, ये है इलेक्ट्रो, बंद कभी नहीं है, कल संडे इसलिए बंद है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए आप लोग कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई की जो चीज है ना, वो फ्री में नहीं कोई पढ़ता है, समझे। हम लोग जानते हैं, फ्री में अगर किसी को पढ़ाएंगे, जैसे तुम ही को मान लो फ्री में पढ़ाएंगे, तो तू कल से नहीं आएगा, समझा, नहीं आएगा कल से ना। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अब ये आ जाएगा ना कि सर फ्री में पढ़ा रहे, क्या पढ़ाएंगे फ्री में है? ये ये दिमाग की, इंसान की सोच हो जाता है। कोई भी चीज, अगर कोई अच्छा भी चीज सस्ता मिल जाता है, तो उसके दिमाग में ऐसा लग जाता है कि ये चीज तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसका। अब कोई भी चीज महंगा में खरीदो, चाहे वो जैसा भी रहे, खराब भी रहे, तो कहोगे भाई बहुत अच्छा है, सही बात है। इस वजह से सोच होता है। तो अगर कोई मान लो ऐप एप्लीकेशन है, अगर फ्री हो जाएगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, फिर फालतू हो जाएगा वो चीज ना, खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। इसीलिए वैल्यू को बढ़ाना होता है हर चीज में, ठीक है। नहीं, इसका कोई नहीं, जितना पैसा ज्यादा लेंगे तो उतना सीरियस से पढ़ोगे। जैसे मान लो हम ही लोग अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते, वहां पर तुमसे 1 लाख 1.5 लाख रुपया फी लिया जाता, तो तुम सीरियसली पढ़ता, कहता वाह हम 1 लाख रुपया लगा है, 1.5 लाख रुपया लगा, बढ़िया से पढ़ते हैं इसी को। हम लोग क्या है, कम पैसा लेते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है कि सब एक आता है फिर 4 दिन घरे पर रहता है, कौन 500-600 रुपया लग रहा है, कौन टेंशन है, वैल्यू घट जाता है। वहीं पर ज्यादा लगता है। यहाँ का स्टूडेंट जब कोटा जाता है, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करता है, तो वहां पर सीरियस हो जाता है। क्यों? जो यहाँ पर पैसा लगा रहता है कि नहीं, खूब पैसा लगा, टेंशन वहां पर रहता है। तो किसी भी चीज की वैल्यू ना इसी वजह से कम ज्यादा होता है। चलिए, हम लोग ये जैसे मान लो कि अभी तुम लोगों को पढ़ाते हैं, कभी जाते हैं स्कूल में, मान लो क्लास देते रहते, पढ़ाते रहते हैं, तो एक दिन आया कोई, दूसरा दिन नहीं आया, क्या टेंशन है, फ्री में तो पढ़ रहे, तू लोग भी है, ये होता है, समझे। और उसको कितना भी अच्छा से तुम पढ़ा दो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज हो गया कि फ्री में क्या हमको मिलेगा, बात ये, ठीक है। और वही बच्चा यहाँ पर आकर के अगर पढ़े, तो हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, समझे। इसीलिए चलो लिखो, ये हमारा जो टॉपिक है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नाम ही है, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंडक्शन।
आई, ई मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एम फॉर मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आई फॉर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब उत्पन्न करना। इसमें क्या होता है इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट का उत्पन्न किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इंडक्शन किया जाता है। इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल्स में समझाना पड़ता है, पूरी एक क्लास तो समझाने में ही लगता है इसमें। लेकिन आज की क्लास में इस टॉपिक पे बात नहीं करके हम लोग इसका एक दूसरा टॉपिक है जिसका जरूरत पड़ता है इस चैप्टर में, जिसको मंडे से जरूरत पड़ेगा। इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आप लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही एक टॉपिक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़े थे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी प्रकार से जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है किसी परपेंडिकुलर एरिया से तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला में क्या था, फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसमें फॉर्मूला बन जाएगा क्या चीज, बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। दोनों एक ही तरह से है, चलो लिखते जाओ, हम बताते जाते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आज की क्लास यही है मैग्नेटिक फ्लक्स का। लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, आज ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, बस इसी के बारे में डिटेल में समझाए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से सूचित किया गया है। लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। लिखो, द numbers of magnetic field lines passing through a perpendicular area is called magnetic flux। लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी डायग्राम को भी बना देते हैं, डायग्राम बनाएगा, डायग्राम बनाओ है। ए अभी तक तू हेडिंग नहीं लिखा यार, कैसा कौन विद्यार्थी है ये, एक लाइन लिखा है तब से। देखो, ये हमारा सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं इसको, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है जो पास कर आगे की तरफ। और इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी परपेंडिकुलर एरिया को हम लोग रखने वाले हैं। तो जो एरिया रखने वाले हैं वो किस प्रकार से एरिया है और कैसा एरिया है इसको समझो। यहाँ पर जो एरिया रखने वाले हैं ये एक छोटा सा एरिया है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऐसे करके रखने वाले। देख लो, एक छोटा सा पार्ट है एरिया का, एक पार्ट है एरिया का। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़े थे ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ना, इसमें ऐसा एरिया है, तो इसको ऐसे नहीं रखें बल्कि थोड़ा सा एंगल पर रखा गया है ऐसे करके। तो एंगल पर रखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन सरफेस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब तिरछा रखोगे तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन बनेगा वो सरफेस के पेंडिकुलर हो जाए।
जैसे ये इसका सरफेस है ये, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, ये इसका एरिया का डायरेक्शन है, यानी ये इसका एरिया है, डी ए एरिया है। और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल है, थीटा। जब इस डीए को ब्रेक करोगे तो दो कंपोनेंट बनेगा, डीए कॉस थीटा, एक बनेगा डीए साइन थीटा। तो यहीं पर इसको ब्रेक तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डीए कॉस थीटा बनेगा, एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा जो बन जाएगा डीए साइन थीटा बना लेगा। ठीक है, देखो डीए कॉस थीटा कौन सा एरिया है, जैसे हमने क्या बोला कि एरिया को थोड़ा तिरछा करके रखा गया है, जिस वजह से इसका एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऊपर के तो ऐसे हो जाएगा एंगल पे, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक ऐसे वाला बनेगा ना जो परपेंडिकुलर एरिया कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और एक ऐसा वाला एरिया है। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का पास करेगा जब एरिया ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो इसके द्वारा ज्यादा फील्ड पास कर पाएगा ना, ऐसे रहेगा तो ज्यादा फील्ड पास करेगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया का डायरेक्शन आगे जो हमारा कंपोनेंट क्या बना है, डीए कॉस थीटा वाला एरिया है, डीए कॉस थीटा वाला एरिया। इसको होगा तो ऐसे करके डॉटेड लाइन से भी देख सकते हो, ये वाला एरिया है डीए कॉस थीटा वाला एरिया होता है, डीए कॉस थीटा वाला एरिया। ठीक है, और ये एरिया को बोलेंगे परपेंडिकुलर एरिया, इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर एरिया बोला जाता है इसको, परपेंडिकुलर एरिया। और यहां पे लेट मान लो फ्लक्स है, लेट एक छोटा सा फ्लक्स है, एक छोटा सा एरिया के वजह से इसको हम लोग नाम दिए हैं कौन चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स नाम दिए हैं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये बनेगा बी गुना में डीए कॉस थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा किस एरिया से, बी ए कॉस थीटा के द्वारा। ठीक है, ये क्या बन गया, बी डीए कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। इसी को इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेशन करोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर बी डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ओवर बी डी ए कॉस थीटा। और यहां पे ये जो मेरा वैल्यू है ना, ये जो मेरा वैल्यू निकला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसका यूज तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट या कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, और इसी को जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या करोगे, बी को बाहर करोगे, कॉस थीटा भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में केवल क्या बचेगा, डीए बचेगा केवल इसमें। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा डीए का इंटीग्रेशन ये, तो बी ए कॉस थीटा बन गया, ये किसका वैल्यू बना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसका यूज तब करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब करोगे। ठीक है, और यहां पर देखो इसी को वेक्टर टर्म में भी लिखा जाता है ना, बताए थे। यहाँ पे बी ए कॉस थीटा है तो क्या बोलोगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही हमारा क्या बन गया, फ्लक्स। इस तरह से भी फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर बी डी ए कॉस थीटा, फिर फ्लक्स बराबर कितना, बी ए कॉस थीटा, ये तब यूज करोगे जब बी का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला तब जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के टर्म में दिया है तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, जैसे डॉट और क्रॉस नहीं पढ़ाए थे, डॉट कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो तीन फॉर्मूला है,
मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, हमने क्या लिखा है हेडिंग में कि द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जितना ज्यादा पास करेगा किस एरिया से, इस डी ए कॉस थीटा वाला एरिया से, वही फ्लक्स होगा। इसीलिए फ्लक्स बराबर क्या बनता है, बी इंटू डी ए कॉस थीटा। और कैलकुलेशन करके हम लोगों को ये सब फॉर्मूला से निकला है। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केस ये होता है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा मतलब जैसे एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, एरिया भी आगे है, थीटा 0 होगा। जब थीटा का मान 0 रहेगा तो फ्लक्स कितना होगा, जब एरिया ऐसे कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आगे रहेगा तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो उस समय कितना हो जाएगा कि नहीं, जैसे एरिया ऐसे रहेगा तो एरिया ऊपर चल गया, मैग्नेटिक फील्ड आगे है तो थीटा का मान 90 हो गया। उस केस में कितना हमारा फ्लक्स बनेगा, और जब एक बार 180 डिग्री कर देंगे तब कितना फ्लक्स बनेगा। ठीक है, ये सब मेरा ना इसका जो टॉपिक है इसमें हम लोग को जानना है। तो एक एक करके तीनों को पहले समझ लो, फिर एक बार लिख लेना। तीनों केस को पहले समझो फिर लिख लेना। देखो यही क्या बताया स्पेशल केस में, जैसे देखो ये हमारा एरिया है ना, एरिया अभी कैसा है, ऐसे है, देखो ऐसे रखा हुआ बिल्कुल। तो ऐसा रहेगा तो एरिया भी आगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड पास करेगा। थीटा का मान 0 है अभी, तो थीटा का मान 0 रहेगा तो बी ए कॉस थीटा 0 दे दोगे तो कॉस 0 1 बनता था। फ्लक्स का मान सबसे मैक्सिमम कब, जब दोनों एक दिशा में रहेगा, फील्ड लाइंस और एरिया दोनों एक दिशा में। लेकिन जब इस एरिया को ऐसे नहीं रख करके उल्टा कर दोगे तब एरिया ऊपर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे, दोनों के बीच में थीटा का मान 90। तो फ्लक्स का मान निकालोगे तो क्या बनेगा, ये cos 90 0, ये फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। और जब थीटा का मान 180 कर दोगे, कैसे, जब उल्टा कर दोगे तो क्या बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा का मान 180 कितना होता है -1, तो क्या बनेगा माइनस में बी। मतलब फ्लक्स का मान वेरी करता है, कैसे वेरी करता है पता है, जैसे सबसे पहले मैक्सिमम से मिनिमम ऐसे ना, ऐसे करके वेरी करता है। मतलब शुरू में क्या था, जब थीटा का मान 0 था, 0 थीटा का मान क्या था 0, उस समय फ्लक्स का मान मैक्सिमम था। जब थीटा का मान 0 से शुरू करोगे ना तो मैक्सिमम रहे। जैसे कॉस का फंक्शन, कॉस का ग्राफ नहीं बनाए हो, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, मैथ में नहीं पढ़ा है कॉस का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है साइन का, ये साइन का ग्राफ, ठीक। और कॉस का ग्राफ ऊपर से बनता है, 0 के केस में ऊपर होता है पहले। तो जैसे कॉस वेरी करता है उसी हिसाब से इसका फ्लक्स वेरी करेगा, कभी मैक्सिमम होगा 0 होगा, फिर माइनस में निगेटिव में ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से वेरी करता है। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ ही लो। प्रॉपर्टीज में देखो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगा, तो टी फॉर टेस्ला मीटर स्क्वायर, टी बता दिए थे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गुना में एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा टेस्ला, एरिया के लिए क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। देखो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा टेस्ला। तो लोगों को भी पढ़ाए थे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे, तो क्या पढ़ाए थे, टी का मतलब यहाँ पर कौन सी है टेस्ला, टेस्ला को ही टी से सूचित किया गया था। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला गया वेबर। देख लो वेबर क्या है, याद रखना, एक वेबर है, वेबर का किसका यूनिट होता है, तो वेबर केवल फ्लक्स का यूनिट, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का। बहुत सारा स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये यूनिट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस वजह से उसका यूनिट जो होता है, क्या बताए थे, 2 यूनिट बताए थे, वोल्ट मीटर बताए थे, एक मीटर स्क्वायर पर भी बताए थे। वो यूनिट अलग है और ये अलग है। ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का कौन सी वेबर, और वेबर को WB से सूचित करते हैं, इसी को टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, तो ml स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -1। कहोगे क्यों, देखो इसका यूनिट बनाने के लिए, डायमेंशन बनाने के लिए फ्लक्स बराबर क्या होता है B गुना A, तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, तो एरिया के लिए तो L स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट डायमेंशन होता है ml 0 टी पावर -2 ए पावर। कहोगे सर कैसे, तो पहले बताए थे निकालना, वैसे नहीं दिक्कत है तो यहाँ पर देख लो, F बराबर जैसे QVB फॉर्मूला है, बताए ना QVB साइन थीटा नहीं बताए थे, तो F बराबर अगर QVB है तो B का मान निकालोगे तो QV जाएगा बट्टा में, फोर्स के लिए ml टी पावर -2, चार्ज के लिए 80, V के लिए L टी पावर -1,
एल से एल कटा, टी से टी कटा, जो बचेगा एम एल जीरो टी पावर माइनस टू ए पावर, यही बैठा दिए, गुना कर दिए, तो मेरा डायमेंशन क्या देख लो कितना आया, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर, ये किसका यूनिट डायमेंशन है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बता दिए, इसका फॉर्मूला, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज को भी समझा दिए, और इसके कि नहीं इसके अलग अलग एंगल पर स्पेशल केस को भी बता दिए, तीनों चीज दिखा दिए। अब तू लोगों को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझना होता है, लिखना है तू लोगों को, तो तू लोगों को लिख लो आज, जो भी जहां से लिखना है, कहां से लिखना है, अब तू लोगों को यहीं से लिखोगे, डायग्राम ऊपर लिख लिया है, लिख लो जल्दी से, चलो ठीक है।